प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्यवसाय एवं कार्यालय संगठन तृतीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न अथवा दिया रहेगा। ये विस्तृत उत्तरीय होते हैं और तीनों प्रश्न 8-8 अंक के पूछे जाते हैं। तो पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, डाक द्वारा व्यापार से क्या आशय है, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। उत्तर है डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार को प्रेषादेश व्यापार भी कहते हैं। इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में सन 1872 में मोंटगोमरी वार्ड एंड कंपनी से हुआ। इस प्रणाली में ग्राहक किसी माल को मंगाने का आदेश विक्रेता को डाक द्वारा देता है और विक्रेता भी माल को डाक द्वारा ही क्रेता के पास भेज देता है। इसमें क्रय विक्रय व भुगतान आदि सब कुछ डाक द्वारा ही किया जाता है। S.E. थॉमस के अनुसार डाक व्यापार की परिभाषा, क्रेता के दृष्टिकोण से डाक द्वारा व्यापार डाक द्वारा क्रय करने की विधि को कहा जा सकता है। डाक द्वारा व्यापार के गुण। डाक द्वारा व्यापार के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, डाक द्वारा व्यापार से ग्राहकों को घर बैठे ही माल प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, डाक द्वारा व्यापार से ग्राहकों को बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, डाक द्वारा व्यापार से ग्राहकों को प्रमाणित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, डाक द्वारा व्यापार से विक्रेताओं को अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, डाक द्वारा व्यापार से विक्रेताओं के कर्मचारी नियुक्त करने और मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं। डाक द्वारा व्यापार के दोष। डाक द्वारा व्यापार के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, चुनाव का अभाव। नंबर 2, ग्राहक एवं विक्रेता का अप्रत्यक्ष संबंध। नंबर 3, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए व्यर्थ। नंबर 4, अनावश्यक पत्र व्यवहार। नंबर 5, छल कपट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुसंख्यक दुकानों से आप क्या समझते हैं, उनका संगठन कैसे होता है, भारत में उनकी प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, बहुसंख्यक दुकान या श्रृंखलाबद्ध दुकान का अर्थ एवं संगठन। S.E. थॉमस के अनुसार यह एक विधि है जिसमें बहुत सी फुटकर दुकानें होती हैं, जिनका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। ये दुकानें देश के नगरों के विभिन्न स्थानों पर फैली होती हैं और एक ही प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करती हैं। जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार एक श्रृंखलाबद्ध दुकान में एक ही प्रकार की अनेक दुकानें होती हैं, जिनका स्वामित्व केवल एक व्यावसायिक फर्म के हाथ में होता है। उपरोक्त परिभाषाओं से बहुसंख्यक दुकानों का अर्थ और उनका संगठन स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। बहुसंख्यक दुकानें ऐसी फुटकर व्यापार पद्धति है जिसमें एक ही स्वामित्व से अनेक फुटकर व्यापार की दुकानें एक ही शहर में विभिन्न स्थानों पर अथवा विभिन्न शहरों में एक प्रकार की वस्तुओं की दुकानें रहती हैं। अर्थात उत्पादक या थोक विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर अपनी दुकानें खोल देता है, जिससे उपभोक्ताओं को वह वस्तु घरों के अत्यंत निकट प्राप्त हो सके। इस प्रकार इन दुकानों पर केवल वही वस्तुएं बिकती हैं जो इनका सूत्राधार उत्पादक बनाता है। भारत में बाटासु कंपनी,
ऊषा सिलाई मशीन, सिंगार सुइंग मशीन, HMT घड़ी की दुकान, मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट की दुकानें, शहरों और नगरों की ऐसी फुटकर दुकानें हैं जिनके नाम और डिजाइन व सजावट सब एक से होते हैं और इनमें एक ही ब्रांड के और समान प्रकार के सामान की बिक्री करते हैं। ऐसी दुकानें भारत में सफल हैं और ये दुकानें बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं क्रय का लाभ उठा रही हैं, क्योंकि इन दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुएं आकार, गुण एवं मूल्य की दृष्टि से प्रमाणित होती हैं। तीसरा प्रश्न है, थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। फुटकर व्यापारी की सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर। 3 कॉलम होंगे, एक क्रम संख्या, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। क्रम संख्या 1 है, थोक व्यापारी में लिखेंगे बड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय होता है। फुटकर व्यापारी में लिखेंगे थोड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय होता है। क्रम संख्या 2 में थोक व्यापारी में नगद विक्रय की अपेक्षा उधार विक्रय अधिक होता है। फुटकर व्यापारी में लिखेंगे उधार विक्रय की अपेक्षा नगद विक्रय अधिक होता है। नंबर 3, थोक व्यापार में फुटकर व्यापार की अपेक्षा विज्ञापन एवं विक्रय कला का कम महत्व होता है। फुटकर व्यापारी में लिखेंगे फुटकर व्यापार में विज्ञापन एवं विक्रय कला का अधिक महत्व है। नंबर 4, थोक व्यापारी का निर्माता से घनिष्ठ संबंध होता है। फुटकर व्यापारी का निर्माता से दूर का भी संबंध नहीं। क्रम संख्या 5, थोक व्यापारी उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचता है। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचता है। नंबर 6 है, थोक व्यापार का उद्देश्य व्यापारियों के माध्यम से माल बिकवाने का होता है। फुटकर व्यापार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेचकर माल का उपभोग कराने का होता है। नंबर 7, थोक व्यापारी अनेक स्थानों पर व्यापार करता है, लेकिन फुटकर व्यापारी प्रायः एक ही स्थान पर व्यापार करता है। फुटकर व्यापारी की सेवाएं। फुटकर व्यापारी की सेवाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उत्पादकों तथा थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं का है फैशन व रुचि की जानकारी देना। खा, बिक्री की चिंता से मुक्ति। गा, उपभोक्ताओं से संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं। घा, आंकड़े एकत्र करना। अंगा, मांग पैदा करना। नंबर 2, उपभोक्ताओं तथा समाज के प्रति सेवाएं का, उपभोक्ताओं के समीप दुकानें। खा, विभिन्न प्रकार का माल रखना। गा, एक वस्तु की अनेक किस्में। घा, ग्राहकों को नए माल का ज्ञान कराना। अंगा, धोखाबाजी की कम संभावना। चौथा प्रश्न है, श्रम बचत यंत्रों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 श्रम बचत यंत्रों की कार्य प्रणाली लिखिए।
उत्तर है श्रम बचत यंत्र। श्रम बचत यंत्रों से तात्पर्य उन यंत्रों से है जिनके उपयोग से समय तथा मानवीय श्रम की बचत हो तथा साथ ही साथ कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। श्रम बचत यंत्रों के प्रयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, समय की बचत। नंबर 2, शारीरिक श्रम एवं श्रम की लागत की बचत। नंबर 3, नीरसता में कमी करने के लिए। नंबर 1, गणना करने वाली मशीन। गणना मशीन से जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करने का काम बड़ी आसानी से हो जाता है। बरोज और रेमिंगटन की मशीनें अधिक लोकप्रिय हैं। नंबर 2, फोटोकॉपी विधि। कार्यालयों में शीघ्रता एवं स्वच्छता से प्रतियां लेने के लिए फोटोकॉपी मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन से हम जितनी संख्या में चाहें उतनी प्रतियां निकाल सकते हैं। ये प्रतियां मूल प्रति की तरह होती हैं। नंबर 3, टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सन 1876 में किया। इसकी सहायता से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, शहर या देश में बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। नंबर 4, टाइपराइटर। टाइपराइटर में संबंधित भाषाओं के सभी अक्षरों के बटन होते हैं। इन बटनों को दबाकर किसी भी विवरण को टाइप किया जा सकता है। इससे कार्य की शुद्धता के साथ साथ समय की भी बचत होती है। नंबर 5, तिथि डालने का यंत्र। व्यापारिक कार्यालयों में पत्र एवं कागजों पर तिथि डालने के लिए एक छोटे एवं सस्ते यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ष, तिथि एवं महीनों के नाम घूमने वाली रबड़ की पटरियों पर खुदे रहते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार घुमाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 5वां, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? अपने प्रधान के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? उत्तर, अभिकर्ता उत्पादक और उपभोक्ता के बीच लाभ के लिए नहीं, कमीशन के लिए वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय एवं हस्तांतरण में सहायता करते हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति की ओर से व्यापार संबंधी कार्य करते हैं। उनका कार्य माल के क्रय, विक्रय अथवा विवरण में अपने प्रधान की सहायता करना है। ये कमीशन के आधार पर कार्यरत होते हैं। अभिकर्ता एजेंट के अधिकार। नंबर 1, अभिकर्ता सेवाओं के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होता है। प्रधान अनुबंध की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक की राशि तय करता है। इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में अभिकर्ता पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार तब होता है जब वह अपना कार्य पूरा कर देता है। नंबर 2, अभिकर्ता को एजेंसी के अंतर्गत किए गए सभी वैध कार्यों के परिणामों के लिए प्रधान से क्षतिपूर्ति करने का
अधिकार दिया गया है। नंबर 3, एजेंट अभिकर्ता को प्रधान से उस क्षति या हानि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है जिसे उसने प्रधान की लापरवाही के कारण उठाया हो। अभिकर्ता के कर्तव्य। नंबर 1, प्रधान के आदेशानुसार या व्यापार की प्रथा के अनुसार कार्य करने का कर्तव्य। नंबर 2, उचित सावधानी एवं कौशल से कार्य करने का कर्तव्य। नंबर 3, हिसाब किताब देने का कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6वां प्रश्न है, सुपर बाजार क्या होता है? उत्तर है, सुपर बाजार 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस बाजार। सुपर शब्द का अर्थ सामान्य से ऊपर, अधिक या असाधारण है और बाजार का अर्थ व्यापार का स्थान, अर्थात सुपर बाजार का अर्थ ऐसे व्यापारिक स्थान से है जहां विपणन कार्य असाधारण तरीके से होता है। सुपर बाजार में भंडार स्वयं सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं और ग्राहकों को उनकी पसंद की वस्तुएं चुनने का पूरा अवसर दिया जाता है। नंबर 7, विभागीय भंडार के क्या लाभ हैं? उत्तर है, विभागीय भंडार के लाभ। नंबर 1, विभागीय भंडार बड़े पैमाने पर माल सीधे उत्पादकों से ही खरीदते हैं, अतः उन्हें अनेक प्रकार की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं। नंबर 2, ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं मिल जाती है जिसके कारण उन्हें माल क्रय करने में सुविधा होती है। नंबर 3, विभागीय भंडार अच्छी किस्म और प्रमाणित वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निश्चित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं? उत्तर है, वे दुकानें जिन पर सभी वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिकती हैं। निश्चित मूल्य की दुकान या एक मूल्य की दुकान कहलाती हैं। इन दुकानों पर मोल भाव नहीं होता। विक्रेता आवाज लगाकर ग्राहकों को आकर्षित करता है, जैसे हर माल 40 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रम बचत यंत्र के 4 लाभों को लिखिए। उत्तर है, श्रम बचत यंत्र के निम्नलिखित 4 लाभ हैं। नंबर 1, यंत्रों से बनाई गई वस्तुओं का मूल्य हाथ से बनाई गई वस्तुओं के मूल्य से बहुत कम होता है। नंबर 2, यंत्रों के प्रयोग से कार्यालय का सभी कार्य सही ढंग से तीव्र गति से होता है। नंबर 3, यंत्रों से किया गया कार्य कर्मचारियों द्वारा हाथ से किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक स्वच्छ और साफ सुथरा होता है। नंबर 4, यंत्रों के प्रयोग से कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेडलर व्यापारी से क्या आशय है? उत्तर है, पेडलर व्यापारी, फेरी वाले, चलते फिरते व्यापारी वस्तुओं को बेहंगियों पर, ठेलों में, पलड़ों में, सिरों पर, कंधों पर अथवा झोले में डालकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में आवाज
लगा लगा कर बेचते फिरते हैं। इनका मनमोहक स्वर सुनकर बच्चे तथा औरतें सामान क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, श्रृंखलाबद्ध भंडार एवं सुपरमार्केट में अंतर कीजिए। उत्तर है, श्रृंखलाबद्ध भंडार प्रायः प्रत्येक शहर अथवा मोहल्ले में पाई जाती है। सुपरमार्केट बड़े नगरों में पाए जाते हैं। नंबर 2, श्रृंखलाबद्ध भंडार स्वयं सेवा के आधार पर कार्य नहीं करते। सुपरमार्केट स्वयं सेवा के आधार पर कार्य करते हैं। नंबर 3, श्रृंखलाबद्ध भंडार प्रायः एक ही उत्पादक के द्वारा बनाई वस्तुएं बेचते हैं। सुपरमार्केट में विभागीय भंडारों के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट विपणन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, उत्पादकों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने को इंटरनेट विपणन कहते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न कंपनियों के उत्पादों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, आदेश दिया जा सकता है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान भी इंटरनेट पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोक व्यापारियों की उत्पादकों के प्रति 4 सेवाओं का वर्णन करें। उत्तर है, थोक व्यापारियों की उत्पादकों के प्रति 4 सेवाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, थोक व्यापारी अधिक मात्रा में उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। इससे वे उत्पादकों को बार बार माल भेजने, ऑर्डर मंगाने, ऑर्डर के अनुसार पैकिंग करने आदि सभी परेशानियों से बचते हैं। नंबर 2, थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। इससे उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लाभ होते हैं। नंबर 3, थोक व्यापारी अधिकतर अपना माल विज्ञापन के द्वारा बेचते हैं, जिससे उत्पादकों को विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता। नंबर 4, थोक व्यापारी उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वितरण के माध्यम के चुनाव में निर्णायक तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उत्तर, वितरण की श्रृंखला के चुनाव में निर्णायक तत्वों को 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, निर्मित वस्तु से संबंधित तत्व। नंबर 2, बाजार संबंधी तत्व। नंबर 3, ग्राहक संबंधी तत्व। नंबर 4, मध्यस्थ संबंधी तत्व। नंबर 5, निर्माता संबंधी तत्व। प्रश्न संख्या 15 है, किराया क्रय पद्धति व प्रभाग भुगतान पद्धति में क्या अंतर है? उत्तर है, क्रम संख्या, फिर किराया क्रय पद्धति, दूसरा है प्रभाग भुगतान पद्धति। क्रम संख्या 1 में किराया क्रम पद्धति में लिखेंगे, इस पद्धति में क्रेता को वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण वस्तु की अंतिम किस्त चुकाने पर मिलता है। प्रभाग भुगतान पद्धति में लिखेंगे, प्रभाग भुगतान पद्धति में क्रेता को वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण वस्तु की पहली किस्त देते ही हो जाता है। नंबर 2,
किराया क्रय पद्धति के अनुबंध किराया अनुबंध की तरह से होता है। प्रभाग भुगतान पद्धति का अनुबंध शुरू से ही विक्रय अनुबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीजक किसे कहते हैं? उत्तर है, विक्रेता माल को क्रेता के पास भेजने के समय बीजक तैयार करता है, जिसमें जो माल भेजा जाएगा उसकी विस्तृत सूचना होती है। बीजक अग्रिम इसलिए भेजा जाता है ताकि क्रेता माल छुड़ाने के लिए धन की व्यवस्था कर ले। अगला क्वेश्चन है 17, थोक व्यापारियों की समाज के प्रति सेवाएं लिखिए। यह प्रश्न विस्तृत में भी आता है और शार्ट में भी पूछा जाता है। इसका उत्तर है, थोक व्यापारी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ समाज को भी सेवाएं प्रदान करती है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, थोक व्यापारी उपभोक्ताओं की रुचि का पता लगाकर उनकी रुचि के अनुसार माल उपलब्ध करवाने में सहायता करते हैं। नंबर 2, थोक व्यापारी विज्ञापन की सहायता से उपभोक्ताओं को नई वस्तुओं की जानकारी करवाते रहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बीजक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, बीजक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थानीय मूल्य बीजक। नंबर 2, स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक। नंबर 3, रेल पर मूल्य बीजक। नंबर 4, मूल्य व भाड़ा बीजक। नंबर 5, मूल्य भाड़ा तथा बीमा बीजक। नंबर 6, सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक। क्वेश्चन नंबर 19 है, समय लेखन यंत्र से क्या लाभ हैं? उत्तर है, बड़े बड़े मिल और कारखानों में समय और उपस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समय लेखन यंत्र का प्रयोग करके कर्मचारी के कार्य घंटों तथा उपस्थिति समय पर निगरानी रखी जाती है। इस यंत्र में जब समय कार्ड स्लॉट के पिछले भाग के संपर्क में आता है तो मशीन उस कार्ड पर दिन तथा समय संबंधी सूचना अंकित कर देता है। इससे कर्मचारी के कार्य किए गए घंटों का निर्धारण करके वेतन का हिसाब आदि कार्यों के लिए रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुपर बाजार की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, सुपर बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सुपर बाजार में प्रायः दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं बेची जाती हैं। नंबर 2, सुपर बाजार में ग्राहक वस्तुओं का चुनाव स्वयं करता है, जिससे उसे पूरी संतुष्टि रहती है। नंबर 3, सुपर बाजार स्वयं सेवा पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 21 है, डाक द्वारा व्यापार की कोई 4 हानियां बताइए। उत्तर है, डाक द्वारा व्यापार की निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1, डाक द्वारा व्यापार अधिक खर्चीला होता है। नंबर 2, इसमें चुनाव का अभाव होता है। नंबर 3, ग्राहक एवं विक्रेता का अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नंबर 4, डाक द्वारा व्यापार अनपढ़ व्यक्तियों के लिए व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 22 है, कार्यालय के यंत्रीकरण के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर है,
कार्यालय के यंत्रीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, कार्यालय के यंत्रीकरण से श्रम की बचत होती है। नंबर 2, मशीनें अधिक तीव्रता से काम करती हैं, जिससे वे मानव श्रम की तुलना में अधिक परिणाम देती हैं। नंबर 3, मशीनों की सहायता से किया गया कार्य साफ सुथरा तथा समरूप होता है। प्रश्न संख्या 23 है, विदेशी बीजक से क्या आशय है? उत्तर है, विदेशी बीजक उस प्रलेख को कहते हैं जिसमें निर्यात किए गए माल का मूल्य एवं उस पर किए गए खर्चों का विवरण लिखा रहता है। धन्यवाद।